नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। आज फिर से हम बातें करेंगे टीएन्स के बारे में, टीएन्स के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन जैसा कि अब सब जानते हैं कि अभी ये लॉकडाउन का जो माहौल है, ये कोरोना वायरस कोविड-19 का जो स्प्रेड हो रहा है उसकी वजह से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सरकार के गाइडलाइंस का, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और उन लोगों के लिए भी प्रे कर रहे होंगे जो इस मुसीबत की घड़ी में आपके और हमारे लिए एसेंशियल सर्विसेज को बरकरार रखने के लिए बाहर निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो आज का हमने टीएन्स का ट्रेनिंग का टॉपिक रखा है। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें कर लेना चाहता हूँ कि जो ये महामारी फैली है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से पूरी दुनिया को फर्क पड़ा है। पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है, पूरी दुनिया का बिजनेस अफेक्ट हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रोडक्शन बंद है, सब कुछ बंद है। और इस वक्त में भी आप देख रहे हैं कि रोज़ आपको 2 या 3 या 4 या 5 ऑनलाइन ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। और ये दुनिया का एकमात्र खूबसूरत ऐसा बिजनेस है, ऐसा काम है जो ऐसे मुसीबत के वक्त में भी चल रहा है, आपका रोजगार रुक नहीं रहा। ये जो बिज़नेस है ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस कहलाता है। थोड़ा सा मैं जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। तो ये प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने का, लोगों तक पहुंचाने का एक लेजिटिमेट लीगल तरीका है जिसमें प्रचार के लिए कन्वेंशनल साधनों का इस्तेमाल ना करके, हाय हरिओम जी, प्रचार के लिए कन्वेंशनल साधनों का इस्तेमाल ना करके वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आप सब किसी न किसी धर्म को मानते होंगे जो, और किसी न किसी श्राइन में, किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी मस्जिद में, किसी न किसी चीज़ में, चर्च में यकीन रखते होंगे। अब जैसे हम बात करें शिरडी के साईं धाम की, या मक्का मदीना की बात करें, या पुरी के मंदिर की बात करें, या केदारनाथ मंदिर की बात करें, या कहीं पे कोई बहुत बड़ा चर्च है उसकी बात करें, क्या कभी उन संस्थाओं ने अपना प्रचार किया है? कभी देखा है आपने उन संस्थाओं को अपना प्रचार करते हुए? कभी शिरडी के साईं धाम का को टीवी पे ऐड करते हुए देखा है, या कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ऐड करते हुए देखा है? सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी इसलिए इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो इन मंदिरों को या मस्जिदों को या जामा दिल्ली का किसी कोई भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको जाकर के वहाँ पे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। वो एक दूसरे से, हेलो रुचि मैम, वो एक दूसरे से जब वो वापस लौट के आते हैं अपने आस पड़ोस में अपने जान पहचान वालों को इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ गए थे और वहाँ पे जाने के बाद उनको क्या महसूस हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। कई लोगों ने आपको बताया होगा कि फलाने मंदिर में जाके मन्नत मांगा तो मेरी नौकरी लग गई, मेरी शादी हो गई, मुझे बच्चा हो गया, मुझे बेटा हो गया, या मुझे बिज़नेस में फ़ायदा हुआ। मैंने फलाने मंदिर में 21 दिन जल चढ़ाया तो मैं ये एग्ज़ाम पास हो गया। तो इस तरह की चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइजमेंट होता है। यानी जिस इंसान ने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो लोगों को उसकी अच्छाइयाँ बताता है। यही चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग। सिंपल वर्ड्स में यही चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे आप मान लीजिए कि आप कहीं गए, कहीं अपने श्राइन में गए, वहाँ जाने के बाद आपने मत्था टेका, आपने पूजा की, आपने अर्चना की, आपने नमाज अदा की, आपने प्रेयर किया, आपने जो कुछ भी किया अपने धर्म के हिसाब से, और वहाँ से जा कर के आपने उस ऊपर वाले से दुआ मांगी, ऊपर वाले से प्रार्थना की कि मैं इस बार चाहता हूँ कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। और आप वापस आए, कुछ दिनों के बाद आपको एक खुशखबरी मिली, आपकी शादी तय हो गई एक अच्छे इंसान से और आपको अच्छा जीवन साथी मिल गया। तो आप क्या कहते हैं? अब जब भी आपसे पूछा जाता है या वैसे ही खुश होकर के कि देखो मैं फलाने जगह पे गया, मैंने वहाँ जाकर के दुआ मांगी, वहाँ जाकर के प्रार्थना किया तो मेरी शादी तय हो गई। अब उससे क्या होगा कि जितने भी लोग अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की, दोस्तों रिश्तेदारों की शादी को लेकर के चिंतित हैं, वो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर के वो भी दुआ मांगेंगे और उनकी भी मुरादें पूरी होंगी, उनकी भी ख्वाहिशें पूरी होंगी, उनकी भी इच्छाएं पूरी होंगी। तो आपने
आपकी मुराद पूरी हुई, आपने 5 लोगों को बताया, क्योंकि एक इंसान बहुत कम लोगों को जानता है। आपने 5 लोगों को बताया, फिर वो 5 लोग गए, उन 5 लोगों की तमन्नाएं, ख्वाहिशें पूरी हुई। वो 5 लोगों ने 5-5 को बताया तो 25 लोग गए उस मंदिर में। फिर 25 लोगों ने 5-5 लोगों को बताया तो 125 लोग गए उस मंदिर में। फिर उन 125 लोगों ने 5-5 लोगों को बताया तो 625 लोग गए। इस तरह से ये संख्या बढ़ती जाती है और लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। और यही वजह है कि ऐसी जगहों पे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, अरदास करने के लिए, जो भी उनके धर्म के हिसाब से हो। जबकि ऐसी संस्थाएं अपना एडवर्टाइजमेंट खुद कभी नहीं करती, कभी टीवी पे, न्यूज़पेपर में। वैसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, उनका प्रोडक्ट्स कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने किया, मैंने अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टीएन्स कंपनी का जिमनिमा इस्तेमाल किया। उस जिमनिमा का इस्तेमाल शुगर के लिए किया जाता है, उनको शुगर में फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ दिनों तक वेट किया कि मैं और देखता हूँ कि कितना फ़ायदा होता, और फ़ायदा हुआ, और ऐसा फ़ायदा हुआ जो मुझे पहले किसी दवाई या प्रोडक्ट से नहीं मिला था। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया, उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ, फिर उन लोगों ने और लोगों को बताना शुरू किया, और इस तरह से एक नेटवर्क क्रिएट हुआ जिसमें आज मेरी वजह से कम 2-2.5 हज़ार लोग ये जिमनिमा को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह वो 2-2.5 हज़ार लोग अगर एक एक को भी बताते हैं तो ये 2.5 हज़ार की संख्या 5 हज़ार पे पहुंच जाएगी। तो यही है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, और कुछ भी नहीं। लोगों को लगता है कि चेन बनाना पड़ रहा है, चेन बनाना नहीं पड़ता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, चेन अपने आप बनता है। अब एक इंसान खड़े होकर के बोलता है भारत माता की जय, और वो 10 लोगों को ये मैसेज, एक झंडा बनाता है, वहाँ पे भारत माता की जय लिखता है, 10 लोगों को भेज देता है। फिर वो 10 लोग भी वही फ्लैग 10 और लोगों को भेजते हैं, तो कुल 100 लोगों के पास वो फ्लैग पहुंचता है। वही 100 लोग उस फ्लैग को 10-10 लोगों के पास भेजते हैं तो 1000 लोगों के पास पहुंच जाता है। तो यानी ये एक चेन है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो अपने आप बन जाता है, कोई भी चेन बनाता नहीं है। मैंने अगर 10 लोगों को भेजा तो मैंने चेन नहीं बनाया, मैंने तो 10 लोगों का एक सर्कल बनाया। जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, रिलेटिव्स का सर्कल होता है, वर्क प्रोफाइल का सर्कल होता है, वैसे एक सर्कल बनाया। फिर उस सर्कल के 10-10 लोगों को बताया, तो ये चेन, ये जो कड़ी है, ये अपने आप बनती जाती है। लेकिन इन सब का जो बेस होता है वो होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बदनाम भी बहुत है, बहुत सारे लोग डरते हैं, कुछ भी कर लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते। कुछ लोग इसे प्रोडक्ट बेचने वाला काम समझते हैं, कुछ लोग इसे चेन बनाने वाला काम समझते हैं। इन सब के बारे में भी मैं अपने अलग अलग सेशंस में बात करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत फहमियाँ हैं। ये एक बिजनेस करने का लेजिटिमेट तरीका है। ट्रेडिशनल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इस बिजनेस में स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, कई बार तो नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन इसलिए रिस्क कुछ नहीं होता है। लेकिन इनकम अपॉर्चुनिटी एकदम ट्रेडिशनल बिजनेस जैसी ही या उससे भी ज़्यादा होती है। तो बिना रिस्क के अगर आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को सीखने के लिए, करने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत है इस बिज़नेस को भी करने के लिए। शुरुआत में तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मेहनत, लगन या खर्चा जो होता है वो आपकी इनकम से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इनिशियल फेज़ में होते हैं। ये टीम का वर्क है, आपको टीम बनानी होती है। बहुत सारे लोग, जितने ज़्यादा लोग आपकी टीम में होते जाएंगे वह उतनी ही बड़ी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, टीम छोटी होती है तो इनकम छोटी होती है। आप मेहनत और टाइम उतना ही कंसिस्टेंटली देते रहिए, धीरे 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 कंपाउंडिंग के हिसाब से टीम बढ़ती जाएगी और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, लेकिन मेहनत आपकी उतनी ही रहेगी और बाद में धीरे धीरे आपकी मेहनत कम होती जाएगी, आप पैसिव इनकम पे पहुंच सकते हैं। जो लोग टीएन्स बिजनेस कर रहे हैं या टीएन्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके सामने कुछ इश्यूज आते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर के, जिसमें सस्ते प्रोडक्ट्स की बात आती है। बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया है इस तरह की कंपनियों ने, गली कूचे में कहीं भी, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, कहीं से भी कोई भी एक कंपनी खोल लेता है, कुछ भी कचरा प्रोडक्ट उठा करके ले आता है और सिर्फ इस नाम पे बिजनेस शुरू कर देता है कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। हमारा कुछ देर के लिए हो सकता है वो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप ओमेगा अगर 1000 रुपये में बेच रहे हैं, कल को कोई भी एबीसी कंपनी आती है, वो 200-300 रुपये में कुछ भी घटिया क्वालिटी का कचरा ओमेगा, जिसमें ओमेगा नाम की कोई चीज़ ही ना हो, बेचना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली इंसान, कोई भी इंसान है जो कस्टमर में, लोगों के कस्टमर्स की एक तो अशिक्षा का भी है, लोगों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है चीज़ों के बारे में, खासतौर पे हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में। दूसरा, कोई भी इंसान, मैं भी और आप भी,
कोई भी इंसान जब भी कुछ खरीदना चाहता है तो वो चाहता है मेरे कम से कम पैसे खर्च हो, तो लोग खर्च बचाने के चक्कर में वो सस्ता वाला ओमेगा खरीद लेते हैं। तो होता क्या है कि कुछ देर के लिए हो सकता है आपका बिजनेस थोड़ा बहुत उससे डिस्टर्ब हो, लेकिन आप याद कीजिए, अभी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं 2-3 साल 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मोबाइल की कई कंपनियों ने मार्केट में धूम मचा रखी थी, जिसमें एक माइक्रोमैक्स था, लावा, कार्बन, इस तरह की कई कंपनियां आई और उन्होंने धूम मचाया, बहुत चला उनका मोबाइल। और अचानक से सारी कंपनियां गायब हो गई मार्केट से। गायब मतलब बंद नहीं हुई हैं, चल, लेकिन उनका प्रोडक्ट खरीदता नहीं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चला कि वो केवल सस्ती हैं और दावा करती है सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट देने का, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ केवल क्वालिटी पे ही होता है। सैमसंग उससे पहले से था मार्केट में, सैमसंग अभी भी है। एप्पल सबसे महंगा होने के बावजूद भी अभी भी है। नोकिया मुश्किलें आने के बावजूद इसकी क्वालिटी में दम था, दोबारा से वो एस्टैब्लिश हो रहा है मार्केट में। मोटरोला एक बार को गायब जैसा हो गया था, लेकिन उसकी क्वालिटी में दम था, दोबारा से एस्टैब्लिश हो गया है। असूस का देख लीजिए, गायब होने के बाद दोबारा से आ गया, और उसके बाद कई नई कंपनीज भी आ गई जिन्होंने अपना मार्केट में दबदबा बनाया है। कई बार आप लोगों के सामने बिजनेस में चुनौतियां आती होंगी कि ये चाइना का सामान बेचते हैं, चाइना की कंपनी है, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं। इसके बारे में मैंने एक पोस्ट, अभी वॉइस नोट आप लोगों के पास पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो आप मुझसे कमेंट में अपना नंबर डाल के, व्हाट्सएप नंबर डाल के मांग सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि इतने सारे इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इतने सारे अमेरिकन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कोरियन मैन्युफैक्चरर्स, सबके होने के बावजूद आज भी देश में अगर बेस्ट सेलर मोबाइल कंपनी कोई है तो वो Xiaomi है, जिसका रेडमी और MI के नाम से, ब्रांड नेम से मोबाइल फ़ोन बिकते हैं, चाइना की कंपनी है। उसके बाद आता है ओप्पो, वीवो, रियलमी, और ये सारी चाइना की कंपनीज हैं। मैं ये 4-5 साल से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद ये बैन चाइना प्रोडक्ट्स, अगेंस्ट चाइना प्रोडक्ट्स, देश दिवाली के समय में लड़ियों का बहिष्कार करो, ये करो, वो करो। अभी कोरोना के बाद तो और भी ज़्यादा बहुत सारे सो कॉल्ड देशभक्त इस मुहिम में जुड़ गए हैं। तो ये हर 2-4-6 महीने पे होते रहते हैं। ये कुछ सो कॉल्ड देशभक्त होते हैं जिनका देशभक्ति से एक्चुअल में कुछ नहीं लेना देना होता, उनको समझ में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि देशभक्ति है क्या। हम ये बैन करके किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो चाइना को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो देश को नुकसान पहुंचाते, उनको पता नहीं उनका, क्योंकि उसमें से कुछ तो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। किसी ने पोस्ट भेज दिया, उनका इमोशनल कोशेंट एकदम उसमें खलबल मच गई, दिमाग में केमिकल लोचा हुआ, उन्होंने पोस्ट करे, मैं भी तो देशभक्त हूँ, मैं भी तो भारतीय हूँ, मुझे तो दूसरे देश का विरोध करना है, चाइना का विरोध करना, भेजो भेजो भेजो, भेजना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये एजेंडा होता है, कुछ लोगों का ये एजेंडा होता है, और वो इसीलिए फॉरवर्ड करते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को कि कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स जैसी जो इंडियन कंपनीज हैं जिनका बिजनेस MI, रेडमी, Xiaomi या ओप्पो, वीवो, इनकी वजह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गए हैं। सैमसंग का बिजनेस शेयर घटा है, मोटरोला का बिजनेस शेयर घटा है, नोकिया को भी ऑलमोस्ट इन्होंने ख़त्म किया। तो ये सारी जो कंपनीज हैं उनको अगर अपना सेल बढ़ाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा। अब जिस प्राइस पे रेडमी जो क्वालिटी दे देता है, उस प्राइस पे वो क्वालिटी वो दे नहीं पा रहे। उतनी क्वालिटी देने के लिए वो अपने प्रोडक्ट को महंगा कर देते हैं। तो इस चक्कर में वो क्या कर देते हैं, इंडियन लोगों का जो इमोशनल कोसेंट है, वो देशभक्ति वाली जो भावना है, उसको कैश करने की, उसको भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ, मैं उससे पहले का मुझे नहीं पता, मैं जितने टाइम से बिजनेस में उसका बदला 4-5 साल में, हर दूसरे तीसरे महीने में ये बरसाती मेंढक उगते हैं और गायब हो जाते हैं। बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार ये होने के बाद बिजनेस बढ़ता है। मार्क माई वर्ड्स, हर बार ये बिजनेस ये होने के बाद बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर के ये जो कंपनीज हैं ये इतनी घटिया प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा देती है लालच दे करके। बाद में जब लोगों को सच्चाई पता चलती है तो वो सब धान 22.5 पसेड़ी वाली कहावत है, वो यही काउंट कर लेते हैं कि सारी कंपनियां एक जैसी होती हैं, और उस चक्कर में भी हमें नुकसान होता है। जो अच्छी कंपनियां हैं उनको नुकसान होता है, लेकिन ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। अगर आप सच के साथ हैं, अगर आप क्वालिटी के साथ हैं, तो आपको कभी कुछ नुकसान नहीं होगा। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, सारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं।
कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, टीएंस के पास। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मिशन स्टेटमेंट है हमारे प्रोडक्ट R&D यूनिट का, हमारे प्रोडक्ट R&D हेड का और हमारे फाउंडर मिस्टर ली का, वो ये है कि हमारे प्राइस पे हमसे बेहतर क्वालिटी कोई नहीं दे सकता पूरी दुनिया में। आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी R&D कंपनी इस चीज़ के पीछे पड़ी रहती है। कभी अगर हमसे बेहतर क्वालिटी कोई किसी प्रोडक्ट में लेके आ जाता है उस प्राइस रेंज में, तो हमारा प्रोडक्ट विड्रॉ किया जाता है, या तो उसको और भी इम्प्रूव किया जाता है, या उसकी कॉस्ट कटिंग की जाती है, या फिर उस प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कंपनी ने एक दावा रखा है कि हम कभी भी जो प्रोडक्ट देंगे, हमसे बेहतर प्रोडक्ट उस प्राइस रेंज में कोई दे नहीं सकता। ये जब से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ अपने दिनों के तुल में लिए में, तो मैं ये टेस्टिमोनियल दे सकता हूँ कि मैंने एज ए डॉक्टर भी मैंने कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया है, बिजनेस प्लान को भी कंपेयर किया है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी कंपेयर किया है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनीज हैं उनसे, जो डायरेक्ट सेलिंग की प्रोडक्ट कंपनीज हैं उनमें जो भी कॉमन, कुछ प्रोडक्ट्स तो हमारे पास यूनिक हैं, दूसरी कंपनीज के पास हैं ही नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स कॉमन भी हैं उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर किया, मैंने लैब टेस्ट तक करवाया है, और हर बार हमारा प्रोडक्ट दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी से बहुत 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 आगे आउटस्टैंडिंग साबित हुआ है। और जिनको इसमें डाउट हो वो आ सकते हैं, मैं उनको रिजल्ट्स दिखाऊंगा, सामने कंपेयर करके दिखाऊंगा। अब चलिए, जैसे कि मैंने आज मैसेज डाला था कि मैं प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर बात करूंगा, तो मैं आज छोटे छोटे पर्सनल केयर और होम केयर, क्योंकि सप्लीमेंट्स के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले हमारे कंपनी की ट्रेनर पूनम मैम की ट्रेनिंग हुई है, मैं भी उस ट्रेनिंग में थोड़ी देर के लिए जुड़ा था। जावा सर की ट्रेनिंग तो मैं नहीं अटेंड कर पाया, मैं उस टाइम बिजी था। तो मैं छोटे छोटे जो पर्सनल केयर और होम केयर की चीज़ें हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगा, जिसमें से मेरा एक पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन सबसे ज़्यादा एंडोर्स करता हूँ उस प्रोडक्ट को, वो है अपना सैनिटरी नैपकिन, एरीज सैनिटरी नैपकिन, डे केयर, डे यूज़, नाइट यूज़ एंड पैंटी लाइनर्स। मैं आपको अब कुछ लोगों ने मेरे पास ये भी खबर डाली कि बहुत सारी कंपनीज़ ने हमारे ये प्रोडक्ट्स, जो हमारे पास पहले यूनिक हुआ करता था, बहुत सारी कंपनीज़ ने इन प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया। ये तो खुशी की बात है, आपको ये सोचना चाहिए, ये सोच के खुश होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए, कॉलर खड़ा करना चाहिए कि भाई दूसरे लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं। यानी हम में कोई तो बात है कि इस दुनिया की दूसरी कंपनीज हमारी कॉपी कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक्यूमुलेशन, लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन बिजनेस प्लान में लेके आए, उसके बाद हजारों कंपनियों ने फॉलो किया इसको। हम सबसे पहले हाइब्रिड प्लान का कॉन्सेप्ट लेकर के आए नेटवर्क मार्केटिंग में, हजारों कंपनियों ने इसको फॉलो किया। हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी किया जाता है, खुशी की बात है। हम ट्रेंड सेटर हैं, हम लीडर हैं, हम ट्रेंड सेटर हैं। टीएंस ट्रेंड सेटर है, क्योंकि सबको पता है कि टीएंस का जो रिसर्च का सिस्टम, मार्केट रिसर्च का सिस्टम भी इतना स्ट्रांग है कि टीएंस ने अगर कोई कदम उठाया है तो वो गेम चेंजर होगा। टीएंस ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वो गेम चेंजर होगा, तो उसकी कॉपी तो करेंगे ही नेचुरली। चोरों का काम क्या होता है? कॉन्सेप्ट चोरी करना, फिलॉसफी चोरी करना, प्लान चोरी करना, यही काम होता है। कुछ लोग हैं मार्केट में जो नकल करने के लिए पैदा हुए हैं, वो आपको ही कॉपी करेंगे, वो आपको ही फॉलो करेंगे। वो फॉलो करने वाला हमेशा पीछे ही रहता है, वो हमेशा आपसे पीछे ही रहेंगे, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी करने दीजिए। 4 कंपनियां हैं ऐसी जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट एरीज सैनिटरी नैपकिन को कॉपी किया। मैं उन चारों के साथ एरीज को कंपेयर कर चुका हूँ, कंपैरेटिव एनालिसिस भी बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ये क्या प्रोडक्ट है और क्यों मैं इसको सबसे इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, और इस प्रोडक्ट को मैं क्यों सबसे ज़्यादा एंडोर्स करता हूँ। ये विमेन का है, हाइजीनिक हेल्थ के से जुड़ा हुआ। जैसे आप जानते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर की संरचना हम पुरुषों से अलग होती है। उनके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उनकी फंक्शनैलिटी के लिए उनके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स और हार्मोन्स बनते हैं। और ये सारा कुछ इसलिए है क्योंकि कुदरत ने महिलाओं को एक अनोखी शक्ति दी है जो पुरुषों में नहीं होती है। वो है प्रजनन करने की क्षमता, बच्चे पैदा करने की क्षमता, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी सृष्टि टिकी हुई है। महिलाओं के अंदर क्षमता है, इसी वजह से हम, आप और बाकी सारे लोग इस दुनिया में आए हैं। और इसीलिए महिलाओं की, खासतौर पे जब वो माँ बनती है तो माँ की बराबरी कोई सबसे दुनिया में सबसे भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो इस चीज़ के साथ साथ उनको एक तकलीफ भी, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है महिलाओं का, जो मंथली उनको पीरियड्स होते हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिनको रजो निवृत्ति भी बोला जाता है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में आप अपने अपने तरीके से कुछ और बोलते होंगे।
हम यहाँ पे पीरियड्स मैं यहाँ पे पीरियड्स की बात करूँगा ताकि आप इजी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी नाम से बुलाते हैं उसको। तो पीरियड्स के दौरान जो शरीर में एक्स्ट्रा जो स्पेयर वेस्ट ओवम और ब्लड होता है वो निकलता है, और ये जब से शायद सृष्टि है तब से हो रहा है। और पहले इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थीं। उसके दौरान लोग खाना नहीं बना सकते थे, उसके दौरान पूजा नहीं कर सकते थे, उस दौरान महिलाओं को अपवित्र माना जाता था, मंदिरों में नहीं जा सकते थे। ये भ्रांतियां धीरे 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 कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही है, अवेयरनेस आ रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स महिलाओं को ब्लड लॉस होता है, इसकी वजह से वीकनेस आती है। वीकनेस के साथ साथ कमर में दर्द, पैरों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, पेट में ऐंठन की समस्या, ये सारी समस्याएं भी होती है। जिनका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। कुछ लोगों हार्मोन, सिंस ये एक हार्मोनल एक्टिविटी है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसको अफेक्ट करता है। कुछ लोगों के पीरियड्स नॉर्मल से कम टाइम पे रिपीट हो जाते हैं, नॉर्मली ये 26-27 दिन में रिपीट होने चाहिए। कुछ लोगों के पीरियड्स नॉर्मल से ज़्यादा दिनों पे रिपीट होते हैं, कुछ लोगों के पीरियड्स लंबे समय तक चलते हैं, कुछ लोगों के जल्दी बंद हो जाते हैं, कुछ लोगों की ब्लीडिंग होती नहीं, केवल स्पॉटिंग होती है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह की पीरियड्स में समस्याएं आम बात है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए कॉमन है। वो कॉमन समस्याएं क्या है, मैं उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा। वो कॉमन समस्याएं हैं पीरियड्स के दौरान, एक तो जो गीलापन होता है, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है बॉडी से, उसकी वजह से जो गीलापन होता है, उसकी वजह से इरिटेशन का होना, रैसेस का होना, उसके अलावा बदबू का होना, उसके अलावा एक्सेसिव हीट का होना, उसकी वजह से जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा कमर दर्द, पैरों का दर्द, टांगों का दर्द, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। ब्लड लॉस की वजह से होने वाला वीकनेस, ये सारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पीरियड्स के दौरान होती है। जो वेस्ट ब्लड निकलता है, उसकी स्टेनिंग से, उसकी गंदगी से बचने के लिए पहले महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती थी। वो अनहाइजीनिक होता था, बार बार एक ही कपड़े को धो करके इस्तेमाल किया जाता था, उससे बीमारियां फैलने का खतरा भी रहता था और अनहाइजीनिक होता था। उसके बाद सैनिटरी नैपकिन का आविष्कार किया गया। अगर आप गूगल करेंगे सैनिटरी नैपकिन के आविष्कार के बारे में, इसके पास्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बाद में धीरे धीरे सैनिटरी नैपकिन बहुत कम इस्तेमाल होता, धीरे धीरे इसका इस्तेमाल, प्रचार प्रसार बढ़ा। अभी सरकारें भी अवेयर हुई, इंडिया में भी बहुत सारी फिल्में आई इसके ऊपर, बहुत सारे स्टार इस मुहिम से जुड़े। सरकारों ने स्कूलों में, कॉलेजेस में फ्री में बांटना शुरू किया सैनिटरी नैपकिन, और सैनिटरी नैपकिन का सेल्स बढ़ा। सैनिटरी नैपकिन का सेल्स बढ़ा तो जो कंपनियां पहले से मार्केट में थी और जो कंपनियां बाद में भी मार्केट में आई, उन्होंने सैनिटरी नैपकिन में कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसकी वजह से सैनिटरी नैपकिन से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ गई। अब आप कह रहे थे कि सैनिटरी नैपकिन सरकार भी एडवर्टाइजमेंट करती है, और मैं भी अभी तक बोल रहा था कि बीमारियों से बचने के लिए, हाइजीन के लिए सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं मैं फिर से कह रहा हूं कि सैनिटरी नैपकिन की वजह से बीमारियां बढ़ी। हाँ, ये एक रिसर्च में साबित हुआ है, WHO की रिसर्च है। आप खुद भी करके देखिए, खास तौर पे मैं जितनी भी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप खुद भी ये गूगल करके देखिए, और आपके कांटेक्ट में, आपके संपर्क में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको बोलिए कि वो गूगल पे सर्च करें, हाउ सेफ इज़ माई सैनिटरी नैपकिन। कोई आपको कह सकता है कि मैं सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज़ करती, मैं टेम्पोन्स इस्तेमाल करती हूँ, उनको बोलिए सर्च करें हाउ सेफ इज़ माई टेम्पोन्स। कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करती हूँ, उनको बोलिए सर्च करें हाउ सेफ इज़ माई मेंस्ट्रुअल कप। किसी ब्रांड का नाम ना डालें। जो भी सैनिटरी नैपकिन या टेम्पोन्स होते हैं उसके साथ एक डिमेरिट जुड़ी हुई है। वो डिमेरिट क्या है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, और कैसे वो बीमार कर सकती है। सैनिटरी नैपकिन की वजह से कैसे बीमारियाँ हो सकती हैं। कुछ सालों से, लगभग 10-12 सालों से, 15 सालों से दुनिया में एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि सर्विक्स कैंसर के मामले दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो सर्विक्स कैंसर के ऊपर रिसर्च हुई, और सर्विक्स कैंसर के जो 70 से 75% केसेस थे उसमें पाया गया कि जितने भी सर्विक्स कैंसर पेशेंट्स आ रहे थे, महिलाएं, उन सब की बॉडी में एक खास तरह का केमिकल की मौजूदगी पाई गई जिसको डायोक्सिन बोला जाता है। डायोक्सिन एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब होता है वो रसायन जो कैंसर पैदा कर सकता है, कैंसर कारक होता है। तो महिलाओं के शरीर में कैंसर कारक, ये सर्विक्स कैंसर हुआ क्यों? क्योंकि उनके शरीर में डायोक्सिन की मौजूदगी थी। अब ये रिसर्च किया जाने लगा कि इन सारी महिलाओं के शरीर में 100 में से 70-75 महिलाओं के शरीर में डायोक्सिन आया कैसे? क्योंकि डायोक्सिन एक ऐसी चीज़ है जो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होती।
अब डायोक्सिन बनता कैसे है? जब कोई कपड़ा, कागज, कार्बन ये सब जलता है या सड़ता है तो एक गैस पैदा होती है, वही गैस डायोक्सिन है। दूसरा, डायोक्सिन को ब्लीच के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो एक खास ब्लीच होता है जो सफ़ेदी के लिए, जब कॉटन होता है, जब कॉटन नेचुरल तौर पे जब खेत में पैदा होता है कपास, तो वो हल्का सा पीलापन लिया हुआ होता है। लेकिन जब उसको एकदम ब्राइट वाइट, एकदम शाइनिंग वाइट करना होता है, तो जो ब्लीच इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ डायोक्सिन। उस ब्लीच में भी डायोक्सिन होता है। उसके अलावा जो वो एस्बेस्टस सीड्स हैं जो आप घरों पे देखते होंगे, घरों पे, गोडाउन्स पे लोग सीमेंट की चादरें इस्तेमाल करते हैं, उसमें डायोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डायोक्सिन डाला जाता है बिकॉज डायोक्सिन जो होता है वो हीट रेसिस्टेंट होता है, वो सूरज की गर्मी को घर में आने से रोकता है। एस्बेस्टस सीड्स तो वैसे ही घर को गर्म कर देती है, तो उसको रोकता है। अब सैनिटरी नैपकिन में डायोक्सिन, लेकिन अब मैं उस रिसर्च की तरफ चलता हूँ जो WHO ने जो रिसर्च किया। WHO पीछे पड़ा कि ये महिलाओं के शरीर में डायोक्सिन आया कहाँ से? डायोक्सिन किसी खाने पीने की चीज़ में तो होता नहीं है। तो उनके घर के पुरुषों को भी जांच किया गया, जिन महिलाओं के शरीर में डायोक्सिन पाया गया था, उन पुरुषों के शरीर में डायोक्सिन नहीं था। तब ये बात तो तय हो गई कि कुछ ऐसी चीज़ है जो केवल महिलाएं इस्तेमाल करती है, इसीलिए इनके शरीर में डायोक्सिन आया है, पुरुषों के शरीर में नहीं आया। तो जब महिलाएं केवल इस्तेमाल करती हैं, इस बात पे मामला पहुंचा, तो सबसे पहले डाउट गया कॉस्मेटिक्स पे, जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां होती है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये वो तामझाम। तो उन सब चीज़ों को जांच किया गया। गली कूचे में, सड़क किनारे बिकने वाले क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स से लेकर के हाईएस्ट क्वालिटी के ब्रांड तक के कॉस्मेटिक्स को चेक किया गया। डायोक्सिन की मौजूदगी किसी भी कॉस्मेटिक्स में, बहुत सारे हार्मफुल दूसरे केमिकल पाए गए, उसकी लिस्ट आप अलग से देख सकते हैं गूगल करके कि कौन से ब्रांड के कॉस्मेटिक में क्या हार्मफुल केमिकल होता है, लेकिन डायोक्सिन किसी में नहीं था। अब जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे वो थोड़ा पजल हो गए कि भाई और ऐसी क्या चीज़ है जो केवल महिलाएं इस्तेमाल करती है। फिर ध्यान गया सैनिटरी नैपकिन पे। सैनिटरी नैपकिन का सैंपल मार्केट से लाया गया, तो ये हुआ कि हम यूज सैनिटरी नैपकिन भी कलेक्ट करते। मार्केट में जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल थे उसमें से ज़्यादातर में डायोक्सिन पहले से मौजूद था, कुछ में नहीं था। लेकिन जो यूज सैनिटरी नैपकिन, मुंबई में एक NGO को ये टास्क दिया गया था, उस NGO ने गटर से, नालियों से, कूड़ेदान से, डस्टबिन से, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियों से लगभग 4000 सैंपल इकट्ठे किए थे यूज सैनिटरी नैपकिन के। 100%, ऑलमोस्ट 100% सैनिटरी नैपकिन में डायोक्सिन था। अब ये सैनिटरी नैपकिन में डायोक्सिन आया कहाँ से? जैसा मैंने कि बताया कि कुछ कंपनीज डायोक्सिन का इस्तेमाल सैनिटरी नैपकिन में पहले से करती हैं, और कुछ सैनिटरी नैपकिन में डायोक्सिन इस्तेमाल के दौरान बन जाता है। अब ये क्यों होता है? ये 3 वजह से होता है मेनली। पहला तो जो कुछ सैनिटरी नैपकिन डायोक्सिन का इस्तेमाल पहले से क्यों करती है, वो एक्चुअली सैनिटरी नैपकिन को एकदम सफ़ेद चमकदार दिखाने के लिए, जो कॉटन होता है उसमें, उसको ब्लीच करने के तौर पे उस कॉटन को, हो सकता है सैनिटरी नैपकिन कंपनी ने नहीं किया हो, उन्होंने वो कॉटन जहाँ से खरीदा हो, प्राइस कंट्रोल में रखने के लिए सस्ता कॉटन खरीदा हो, और उस कॉटन को ब्लीच करने के लिए वो डायोक्सिन इस्तेमाल हुआ हो, तो ऑटोमेटिकली उस सैनिटरी नैपकिन में डायोक्सिन आ गया। दूसरा, कुछ कंपनीज ने लालच के चक्कर में सैनिटरी नैपकिन के अंदर डायोक्सिन इस्तेमाल किया। वो कैसे इस्तेमाल हुआ कि जब सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, आप जैसे हम आपके, मेरे पास डेमो का वीडियो है, आप लोग चाहें तो कमेंट में अपना नंबर दीजिएगा, मैं आपको डेमो का वीडियो भेजूंगा। उस डेमो में हम जो इस सैनिटरी नैपकिन का दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम जो डेमो दिखाते हैं उसमें देखेंगे कि जो भी सैनिटरी नैपकिन का बनाने वाली कंपनी होती है, उसमें एक कलरफुल डिज़ाइन, वो उस केमिकल को डालती है। वो केमिकल इसलिए डालती हैं क्योंकि ये हीट रेसिस्टेंट है, ये बॉडी को, हीट को बाहर नहीं निकलने देता है। हीट एक्यूमुलेशन होने से, हीट के बढ़ने से क्या होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से तो जो सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल कर रहा है उसकी तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने से क्या होगा, वो पैड को बार बार जल्दी चेंज करना पड़ेगा। जल्दी चेंज करने के लिए जल्दी खरीदना भी पड़ेगा, यानी ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल बढ़ जाएगी उस पैड की। तो पैड की सेल बढ़ाने के लिए डायोक्सिन केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। अब डायोक्सिन कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन तब है जब वो शरीर के अंदर जाएगा। ये तो एक्सटर्नल यूज का प्रोडक्ट है। कंपनियों का लॉजिक देखिए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक हेल्थ कैटेगरी का प्रोडक्ट हमारे कंट्री में नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल कैटेगरी का प्रोडक्ट, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे हेल्थ कैटेगरी वाले नियम कानून लागू नहीं होते। पहले तो एक्सपायरी डेट तक लिखना जरूरी नहीं था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने और WHO की एडवाइजरी के बाद अब जा कर के
सैनिटरी नैपकिन के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, नहीं तो 2 साल पहले एक्सपायरी डेट तक नहीं लिखी जाती थी सैनिटरी नैपकिन के पैकेट में। तो इसकी वजह से उसमें वो डायोक्सिन डाल दिया, क्योंकि डायोक्सिन डाला है, बाहर डला हुआ, शरीर के अंदर तो कैसे जाएगा? शरीर के अंदर नहीं जाएगा तो ये कैंसर कॉज नहीं कर सकता। अब शरीर के अंदर वो कैसे जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उस हीट के बढ़ने की वजह से क्या नुकसान होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग के अलावा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा जो डायोक्सिन बनता कैसे है, कुछ चीज़ों में अगर ये दोनों चीज़ें नहीं भी हुई हैं तो भी डायोक्सिन कुछ सैनिटरी नैपकिन में कैसे बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया डायोक्सिन बनता कैसे है, जब कपड़ा या कागज या रद्दी ऐसे रैग्स जब जलते हैं, तो जलने का मतलब ये नहीं कि आग लगा दिया, धुआं उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही है, दैट इज नॉट ओनली बर्निंग। कंबशन दूसरे तरीके से भी होता है। जब भी कोई मटेरियल जिसमें कार्बन है उसको एक्सेसिव हीट मिलता है तो वो जलता है। हो सकता है वो हीट इतना ज़्यादा ना हो कि आग की लपटें या धुआं दिखाई दे। तो जो सैनिटरी नैपकिन में जो कॉटन इस्तेमाल होता है, जो फैब्रिक इस्तेमाल होता है या जो सिंथेटिक इस्तेमाल होता है, उसमें कार्बन होता है। तो जब जो बॉडी के जिस पार्ट पे इसको इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे इतनी हीट होती है कि उस फैब्रिक के को मॉलिक्यूलर कंबशन, जिसको केमिकल कंबशन का, वो शुरू हो जाती है और डायोक्सिन बनना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये शरीर के अंदर जाता कैसे है और कैंसर कैसे पैदा करता है। तो आपको एक चीज़ पे और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कोई भी मार्केट में आप सैनिटरी नैपकिन लेकर के देखिए, बाहर का जो उसका जो सबसे ऊपरी लेयर जो बॉडी के कांटेक्ट में होता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि टीएन्स का सैनिटरी नैपकिन बेहतर कैसे है। तो बाहर का जो ऊपरी लेयर होता है वो होता है सिंथेटिक का, लेकिन टीएन्स में टोटल 8 लेयर है सैनिटरी नैपकिन में, और 8 के 8 लेयर सिंथेटिक के नहीं है, प्योर कॉटन है, सर्जिकल ग्रेड कॉटन है, नॉन ब्लीच्ड कॉटन है, जिसको ब्लीच नहीं किया गया है। अब मैं बात करता हूँ सैनिटरी नैपकिन, आप मार्केट से जितने भी ब्रांड के खरीदे वो प्लास्टिक की पैकिंग में आते हैं। प्लास्टिक की पैकिंग में जो भी सैनिटरी नैपकिन आएगा, सैनिटरी नैपकिन को तो आप इस्तेमाल करेंगे, उसके पैकेट को फेंक देंगे। प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, ये आपको पता है। वो प्लास्टिक बाहर गंदगी फैलाता है, वो गलता भी नहीं है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, वो मिट्टी में दब जाता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है। जो टीएन्स का सैनिटरी नैपकिन आता है वो 17 माइक्रोन या 18 माइक्रोन सिल्वर फॉइल की पैकिंग में आता है, जो अगर आप फेंक देंगे बाहर या मिट्टी में दबा देंगे तो 15 दिनों के अंदर में पूरी की पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो वो नुकसानदेह नहीं है पर्यावरण के लिए भी। बाहर से कोई भी ब्रांड का अगर आप सैनिटरी नैपकिन खरीदेंगे तो आप देखेंगे उसको आपको काटना या फाड़ना पड़ता है, लेकिन टीएन्स का सैनिटरी नैपकिन का जो पैकेट आता है वो ओपनेबल लीड के साथ आता है। उसको खोलिए, उसमें सेल्फ गमिंग सब्सटेंस होता है, उसको वापस से एक पैकेट निकालिए, उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद किसी दूसरी कंपनी का जो सैनिटरी नैपकिन होता है, अगर आपने उसको फाड़ के पैकेट कहीं पे रख दिया तो उसमें धूल, मिट्टी, मॉइस्चर कुछ भी जा सकता है, उसका कंटामिनेशन होता है। लेकिन इस तरह की पैकिंग की वजह से जो टीएन्स का जो सैनिटरी नैपकिन का पैकिंग होता है, उसकी वजह से टीएन्स के सैनिटरी नैपकिन में किसी भी तरह का धूल, मिट्टी या किसी भी चीज़ का जाने का चांस नहीं होता है। अगर आप उसको सिंगल पीस भी पैकेट से निकाल के पर्स में, तो वो एक बटर पेपर में लिपटा हुआ आता है जो पूरी तरह से सील्ड होता है, जबकि दूसरी कंपनी के सैनिटरी नैपकिन्स केवल पेपर या प्लास्टिक में रैप्ड होते हैं, सील्ड नहीं होते, यानी उसके अंदर हवा, मॉइस्चर, नमी ये सब जा सकते हैं, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन या कंटामिनेशन हो सकता है। तो ये तो होगी आउटर सिक्योरिटी, जो आउटर एनवायरमेंटल इफेक्ट से हमारे सैनिटरी नैपकिन को सेफ रखता है, ज़्यादा हाइजीनिक बनाता है। उसके बाद जब आपको इस्तेमाल करते हैं किसी भी सैनिटरी नैपकिन में, आप देखेंगे कि उसको जब खोलेंगे, हम डेमो के दौरान उसको खोलते हैं, तो सैनिटरी नैपकिन में जेल इस्तेमाल होता है और बहुत सारी कंपनीज स्पंज इस्तेमाल करती है। स्पंज की एक क्वालिटी होती है क्या कि वो एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन जब उसको, जैसे आप तकिया गद्दा, आपके घर में स्पंज तो होता होगा, अब देखेंगे तकिए गद्दे में अगर आप पानी गिरा दे तो एब्जॉर्ब तो कर लेगा, लेकिन जैसे आप उस पर बैठेंगे आपकी पैंट गीली हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पंज में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो होती है, लेकिन रिवर्सर्कुलेशन को वो नहीं रोक पाता है, यानी दबते ही वो पानी छोड़ देगा। तो जो सैनिटरी नैपकिन अपने अंदर स्पंज यूज़ करते हैं वो एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, लेकिन दबने कुचलने से उसके निकलने का खतरा रहता है, जिससे कपड़ों में स्टेनिंग होती है। तो वो आउटर लेयर पे क्या करते हैं, प्लास्टिक लगा देते हैं ताकि कपड़ों में उसका दाग ना लगे। लेकिन टीएन्स में नहीं है ऐसा, जेल इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आता हूं कि जिन लोगों ने टीएन्स को कॉपी किया है, अब जेल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, नॉर्मली डेमो के दौरान आप दिखाते हैं कि मार्केट में मिलने वाले किसी भी सैनिटरी नैपकिन, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सबसे महंगे सैनिटरी नैपकिन के ब्रांड से भी टीएन्स का सैनिटरी पैड जो है वो 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है।
लेकिन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से टीएनस का सैनिटरी नैपकिन खरीदा जाना चाहिए। वो क्वालिटी है इसका हेल्थ केयर का जो फीचर है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब हम बात करते हैं जेल की। मार्केट में 3-4 कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने टीएनस के सैनिटरी नैपकिन को कॉपी किया। अब हम उस जेल को कंपेयर करें जो टीएनस ने इस्तेमाल किया है और जो उन कंपनी जो वो दूसरी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट में प्राइस को कंट्रोल में रखने के लिए, फ़ायदा ज़्यादा लेने के लिए, या जो भी रीज़न रहा हो उनके बैक ऑफ द माइंड सिंथेटिक जेल इस्तेमाल किया है। हमारे सैनिटरी पैड में जो जेल इस्तेमाल किया गया है वो फूड ग्रेड का है। केले के जैसा एक पौधा होता है, उसके अंदर तने में जो वाइट कलर का एक पल्प जैसा होता है उससे बनाया गया है वो जेल। फूड ग्रेड का है, मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है और उस जेल से आप बहुत अच्छा, जैसे फेशियल के पहले स्क्रब कर सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो जेल जो भी एब्जॉर्ब करता है उसको 100% लॉक करता है, रिवर्स प्रिपरेशन नहीं है उसमें, तो लीकेज का कोई खतरा नहीं रहता। इसकी वजह से प्लास्टिक का कोई लेयर नहीं लगाना पड़ा है टीएनस के सैनिटरी नैपकिन में। ये क्वालिटी दूसरे सैनिटरी नैपकिन में नहीं है, क्योंकि एक तो जेल जो है वो सिंथेटिक इस्तेमाल हुआ है। वो वैसे ही क्योंकि वो सिंथेटिक का जो जेल है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, उसको लॉक भी बहुत हद तक करता है, 100% नहीं कर पाता वो, लेकिन वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि सिंथेटिक होने की वजह से जैसे उसमें H2O जाता है, ऑक्सीजन जाता है, उसका कंबशन शुरू होता है, और कंबशन शुरू होता है तो वो हीट को प्रोड्यूस कर देता है। हीट को प्रोड्यूस करता है तो वो जो मटीरियल है उसका क्या कहते हैं, सैनिटरी पैड का मटेरियल है, उसको जलाना शुरू करता है, उसका केमिकल कंबशन शुरू करता है, जिसकी वजह से डाइऑक्सिन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो यानी स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन बनाने के बावजूद डाइऑक्सिन के फॉर्मेशन को दूसरी कंपनियां नहीं रोक पाई। अब हम बात करते हैं टीएनस के सैनिटरी नैपकिन में और क्या खूबियां हैं। जब भी कोई महिला पीरियड्स में होती है और जब वो बाजार का पैड इस्तेमाल करती है तो डाइऑक्सिन होने की वजह से या प्लास्टिक का लेयर होने की वजह से एयर सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। डाइऑक्सिन की वजह से हीट ज़्यादा होती है, एयर सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है, हीट ज़्यादा होती है, मॉइस्चर तो वहाँ पे है ही, नमी तो है क्योंकि बॉडी से ब्लड का और वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है। जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा, जहाँ पे भी हीट होगी, जहाँ पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, वहाँ पे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होना जरूरी है, डेफिनेटली होगा। अब बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कितनी तेज़ी से होगा उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, पसीने की बदबू। सभी ने सुना है पसीने की बदबू टर्म। पसीने में एक्चुअल में कोई बदबू नहीं होती है। पसीना क्या है, केवल नमकीन पानी है। आप सिर का पसीना ऐसे सूंघिए, कोई बदबू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, हवा लग रही है इसमें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो भी पसीना डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है उसमें कोई बदबू नहीं होती। लेकिन अंडर आर्म्स में जो पसीना आता है, जूतों के अंदर हम सॉक्स पहनते हैं उसमें जो पसीना आता है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा की सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता। जहाँ पे भी हीट होगा, मॉइस्चर होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया तो पैदा होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो वो उस बैक्टीरिया को मार देता है। वो बदबू एक्चुअली पसीने की वजह से नहीं, उस बैक्टीरिया की वजह से। तो सिर पे जो पसीना आता है, ऑक्सीजन क्या करता है, उस बैक्टीरिया को मारता रहता है। बैक्टीरिया पैदा हुआ, ऑक्सीजन ने मार दिया, बैक्टीरिया पैदा हुआ, ऑक्सीजन ने मार दिया, तो बदबू नहीं होती क्योंकि बैक्टीरिया मर जाता है। अब देखेंगे कोई घर अगर आप बहुत दिनों तक बंद कर देते हैं, उसमें सीलन होती है, तो कितनी ज़्यादा बदबू होती है। तो पहले उसको खोला जाता है, फैन चलाया जाता है, बाहर की हवा अंदर आती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, और धीरे 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 वो बदबू अपने आप ही खत्म हो जाती है। कार बहुत दिनों से कहीं खड़ी, आप उसको खोलते हैं, खोलते ही उसमें से बदबू आती है, खुला छोड़ देते हैं थोड़ी देर तो वो बदबू चली जाती है। तो यही रीजन है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन का सप्लाई होगा बैक्टीरिया मरेगा, बैक्टीरिया मरेगा तो बदबू अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मार्केट के पैड्स हैं उसमें प्लास्टिक का लेयर है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद है, हीट बढ़ने से बैक्टीरिया तो पैदा हो रहा है। अब वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन ना होने की वजह से और हीट बढ़ने के इतनी तेजी से कि केवल 10 मिनट के अंदर में 20 मिलियन तक बैक्टीरिया हो जाते हैं पैड की ऊपरी सतह। आपके पैड की कंपनी ने चाहे जो भी दावा किया हो कि आप इसको 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 दिन इस्तेमाल, जो भी दावा किया हो, याद रखिए कि कोई भी मार्केट में मिलने वाला सैनिटरी नैपकिन जिसमें प्लास्टिक की लेयर लगी हुई है वो 20 मिनट भी इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। उसमें इतने बैक्टीरिया हो जाते हैं 20 मिनट भी, चाहे वो एब्जॉर्प्शन। सैनिटरी पैड को इस्तेमाल केवल अभी तक महिलाएं इसलिए करती थी कि कहीं कपड़ों में दाग ना लगे। सैनिटरी पैड का पर्पस वो नहीं है। सैनिटरी पैड का पर्पस हेल्थ एंड हाइजीन भी है। कपड़ों में दाग लगने से बचाना तो है,
लेकिन महिलाएं सैनिटरी नैपकिन क्या सोच के खरीदती है, ये एक्सेल साइज ले लो, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो हम इसको ज़्यादा देर तक पहन के रखेंगे। तो बहन जी ज़्यादा देर तक अगर लगा के रखेंगे उस पैड को तो वो 20 मिलियन की जगह 20 बिलियन बैक्टीरिया उस पर हो जाएंगे, वो ज़्यादा बीमार करेगा, वो ज़्यादा हीट देगा, आपको कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक नॉर्मल हेल्दी महिला को 40 ml तक ही 24 घंटे में ब्लड डिस्चार्ज होना चाहिए, 20 to 40 ml। अब आप सोचिए कि लोगों को जो एक पैड, जो नॉर्मल पैड होता है ना मार्केट में, वो भी काफ़ी है उतना एब्जॉर्ब करने के लिए, फिर भी 2-2 3-3 घंटे पे पैड चाहिए। ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि पैड लगाने की आदत की वजह से, वो हीट की वजह से, वो शरीर का पूरा स्ट्रक्चर ही अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, प्रॉब्लम है वो। तो पैड, जो टीएनस का पैड है, वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इतने ज़्यादा डिस्चार्ज, इतना ज़्यादा जितना टीएनस का एक पैड एब्जॉर्ब कर सकता है लिक्विड, अगर उतना डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज होने लगे किसी महिला का तो डेथ हो जाएगी। इतना तो शरीर में खून भी नहीं होता कि डेली अगर केवल पीरियड्स में इतना ब्लड लॉस होने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना ब्लड लॉस नहीं होता कोई भी पैड। कई बार हमारे साथ भी लोग बोलते हैं कि जो नाइट यूज है उसका साइज़ बड़ा है, डे यूज़ का साइज़ छोटा है, या कई लोग टीएनस का बोलते हैं कि पैड तो अच्छा है लेकिन ये एब्जॉर्ब कम करता है, हमें बड़ा वाला साइज चाहिए, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। इस भ्रम में मत पड़िए। टीएनस का पैड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की वजह से नहीं। अगर आपको टीएनस का पैड 1 घंटे में चेंज करना पड़ता है, मार्केट वाला पैड 3 घंटे में चेंज करना पड़ता है, तो भी आप टीएनस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मार्केट वाला आप 3 घंटे तक लगा के रखेंगे, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, वहीं पे ब्लड को लॉक करके रखेगा, और वो अरबों खरबों बैक्टीरिया होंगे, वो बीमारी कहाँ लेके जाइएगा आप? बीमार तो आप ही होंगे ना। पैसे तो बचा लेंगे, जान कैसे बचाएंगे? हर महीने आप 100 रुपये बचा लेते हैं, मान लो टीएनस का पैड ना खरीद करके, साल के 1200 रुपये, 40 साल में 50,000 रुपये। अगर कैंसर हो गया तो कितना खर्च होगा? टीएनस का पैड इस वजह से नहीं इस्तेमाल करना कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वैसे मार्केट में मिलने वाले सारे पैड से ज़्यादा है, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न। वो बैक्टीरिया इतना बताओ, वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो पैड में जो मटेरियल होता है, कॉटन होता है या पेपर होता है, उसको खाता है, और कोई भी लिविंग एलिमेंट की, जैसे मछलियों का आपने देखा होगा पानी की, तो वो फ्लो के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो बॉडी के अंदर घुसता है। वो बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो 10 से 12 दिन का होता है, वो मर जाता है। वो सब्सटेंस भी या तो रहता है, या अगर कॉटन है या पेपर है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बैक्टीरिया शरीर के अंदर रह जाता है। हमारे देश में नॉर्मली 12, 13, 14 साल की उम्र में बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत शुरू होती है, और 15-20 साल तक वो पैड इस्तेमाल करते 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 बहुत थोड़े थोड़े क्वांटिटी में शरीर में डायोक्सिन जमा होते होते वो डायोक्सिन इतनी मात्रा में जमा हो जाता है कि वो कोई गांठ बना ले, रसौली बना ले, कैंसर पैदा कर दे। सर्विक्स कैंसर के अलावा आप इसको यूट्रस कैंसर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ओवेरियन कैंसर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यूटेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से भी। ये 4 तरह के कैंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा 70% केसेस सर्विक्स कैंसर के होते हैं, क्योंकि हीट की वजह से जो सर्विक्स एरिया का जो मसल्स होते हैं, ग्रोइन एरिया के जो मसल्स होते हैं, उसमें हार्डनिंग शुरू हो जाती है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक्सेसिव हीट 5 दिनों तक आपके ग्रोइन एरिया में होने की वजह से जो यूट्रस है उसकी वॉल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज की समस्या शुरू हो जाती है। जो आजकल मिसकैरेज की समस्या, अपने आप ही 3-4 हफ्ते का गर्भ होता है और अपने आप ही मिसकैरेज हो जाता है, वो सिर्फ उसको भी पैड से रिलेट किया गया, और WHO का रिसर्च कहता है, या गूगल करके देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब टीएनस का सैनिटरी नैपकिन इन सब चीज़ों से कैसे बचाता है? सबसे पहले, कोई भी सिंथेटिक लेयर नहीं है आपकी बॉडी में के कांटेक्ट में, कोई भी सिंथेटिक लेयर नहीं आता है, तो जिसकी वजह से इचिंग और रैशेज की समस्या खत्म। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से 12 घंटे तक इस पैड को, अगर नॉर्मल पीरियड्स के लोग, जिसके पीरियड्स का फ्लो नॉर्मल है, वो अगर इस्तेमाल करें तो 12 घंटे तक 100% ड्राई रहता है। ड्राई क्यों रहता है? वो डेमो के दौरान आप अपने हाथ से फील करके देख सकते हैं। डेमो के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी टीएनस के डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो आप जैसे ही उस पैड के ऊपर एक बूंद कोई भी लिक्विड की डालेंगे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी 100% ड्राई फीलिंग रहती है 12 घंटे तक।
आपका ब्लड फ्लो, ब्लड डिस्चार्ज नॉर्मल से जितना ज़्यादा है पैड आपका चलेगा उतना ज़्यादा। यानी अगर आपका डबल है तो पैड आपको 6 घंटे में चेंज करना पड़ेगा, अगर आपका 3 गुना ज़्यादा है तो आपको पैड 4 घंटे में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल अगर ब्लड फ्लो है तो पैड आपको 12 घंटे तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वो गीलापन का महसूस नहीं होगा। 12 घंटे तक बैक्टीरिया फ्री रहता है। बैक्टीरिया फ्री रहने का रीज़न क्या है कि इसमें एक तो प्लास्टिक की कोई लेयर नहीं है, तो ये हवा आर पार होती है। उसका भी आप डेमो करके देख सकते हैं। आप एक स्टील का ग्लास लीजिए, उसमें गर्म खौलता हुआ पानी डाल दीजिए, उसमें से भाप निकल देगी, उसको कवर कर दीजिए टीएनएस के सैनिटरी पैड से, और एक शीशे का ग्लास उल्टा उसके ऊपर रख दीजिए। तब थोड़ी देर में ही देखेंगे कि भाप जमा होने लगी है उस शीशे के ग्लास में, यानी नीचे से सैनिटरी पैड को वो भाप क्रॉस कर रही है, यानी हवा क्रॉस कर रही है, तो ऑक्सीजन पार करता है। लेकिन ध्यान कीजिए कि सैनिटरी पैड को बॉडी में ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे वैसे ही हवा बहुत मुश्किल से जाती है। तो इसी के लिए जो एक चिप आप देखेंगे टीएनएस के सैनिटरी नैपकिन में, एक ग्रीन कलर की सबसे ऊपर एक चिप लगी रहती है, एक रेक्टेंगुलर चिप लगा रहता है। वो जो चिप है उसको एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप बोलते हैं। उसमें 2 फंक्शन है। मार्केट में जो टीएनएस की कॉपी की गई है 3-4 कंपनियों ने, उन्होंने केवल एनायन चिप या नेगेटिव आयन चिप लगा, उसमें एक्टिव ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है। एक्टिव ऑक्सीजन क्या करता है मैं बताता हूँ। वो चिप जब जैसे ही कोई पैड वो उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उनको आप पूछेंगे, उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे तो बोलेंगे कि ठंडक का एहसास होता है। वो ठंडक का एहसास क्यों होता है? एक तो इसमें कोई डाइऑक्सिन नहीं है, इसलिए वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता। हवा की सप्लाई को रोकता नहीं है, इसकी वजह से भी, यानी पूरी तरह से एयर सर्कुलेशन देता है, इसकी वजह से भी गर्मी प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन दूसरा, ये जो एक्टिव ऑक्सीजन चिप है, ये जैसे ही गीला होता है ये ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करने से क्या होता है कि एक तो ठंडक का एहसास होता है, तो वो एरिया ठंडा हो गया। ठंडा जैसे ही हो गया तो जो कॉटन मटेरियल है इसमें उसका कंबशन नहीं होगा, वो हीट के लेवल को उतना पहुंचने ही नहीं देता कि वो जल्द उसका केमिकल कंबशन हो सके और डाइऑक्सिन पैदा हो सके। इसकी वजह से डाइऑक्सिन पैदा नहीं होता, गारंटीड है टीएनएस के सैनिटरी नैपकिन में। उसके बाद ठंडा होने की वजह से, ठंडक होने की वजह से ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, या नॉर्मल से भी, नॉर्मल को अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है तो उसको भी रिड्यूस करने की कैपेसिटी ये टीएनएस का सैनिटरी नैपकिन रखता है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो जो उस एरिया के ऐसे कंडीशन की वजह से जहाँ पे हवा का फ्लो कम है, वो कमी को वो एक्टिव ऑक्सीजन चिप पूरा कर देता है। वो इतना ऑक्सीजन रिलीज करता है कि जैसे ही पैड की लेयर पे बैक्टीरिया पैदा हुआ, ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूस रिलीज हो रहा है, वो मरता रहता है। उस चिप की कैपेसिटी है 12 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करने की। 12 घंटे तक वो उस एरिया को ठंडा रखता है, पैड को ठंडा रखता है, आपके बॉडी पार्ट को ठंडा रखता है, और 12 घंटे तक उस पैड को, उस एरिया को बैक्टीरिया फ्री रखता है। अब उसमें से नेगेटिव आयन भी रिलीज होता है। नेगेटिव आयन क्या है, एनायंस क्या है? एनायंस को एयर विटामिन भी बोलते हैं। एयर विटामिन मतलब ये आपके शरीर को ताकत देते हैं। पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस की वजह से वीकनेस आती है, वीकनेस की वजह से चिड़चिड़ापन, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द होता है। उस दर्द से ये एनायन राहत दिलाता है। कैसे? नेगेटिव आयन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नेगेटिव आयन हैं, बहुत सारे नेगेटिव आयन हैं। वो हमारे डीएनए को और सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव होता है, और वो नेगेटिव आयन बनाना शुरू। जैसे आपने सुना होगा, मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव को साथ लाएंगे तो वो दूर धकेलेंगे, वैसे ही एनायन को एनायन दूर धकेलता है। तो हमारी बॉडी एनायन बनाना शुरू करती है, ताकि जो एटमॉस्फेरिक नेगेटिव आयन हमारे शरीर पर अटैक कर रहे हैं, हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको दूर धकेला जा सके। तो क्या होता है कि जब बॉडी एनायन बनाती है तो 60 to 70% तक एनर्जी यूज कर लेती है उस एनायन को बनाने में, ताकि लेकिन वो एटमॉस्फेरिक एनायंस इतने ज़्यादा हैं कि बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। मैक्सिमम एनर्जी यूज तो हो जाती है, बचा नहीं पाती। लेकिन जो एनायन चिप है वो इतनी मात्रा में एनायंस रिलीज करता है कि जो बॉडी को जो एनायन बनाना पड़ रहा था, जो बॉडी की 60-70% एनर्जी यूज हो रही थी, वो एनर्जी प्रिजर्व हो जाती है। अब वही एनर्जी हमारे शरीर के काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो नॉर्मली जब कोई महिला उस पीरियड्स के नॉर्मल के टाइम में, तो उसका ब्लीडिंग नहीं हो रहा, तो बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो एनायन बनाने में एनर्जी खर्च भी हो रहा था, उतना वीकनेस उसको महसूस नहीं होता है। लेकिन जब पीरियड्स के दौरान, एक तो ब्लड लॉस की वजह से एनर्जी लेवल वैसे ही लो जाता है, इम्यूनिटी लेवल वैसे ही लो जाता है, इसके और एनायन का अटैक हो, बॉडी और एनायन बनाए, सफिशिएंट अमाउंट में बना भी ना पाए, इम्यूनिटी पूरी प्रोवाइड भी ना कर पाए, फिर भी वीकनेस पैदा हो, उस वीकनेस की वजह से कमर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पैरों में दर्द, ये सब समस्याएं हो, तो वो जो चिप होता है वो उससे ज़्यादा मात्रा में एनायन बना करके
बॉडी की एनर्जी को भी प्रिजर्व कर लेता है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन कर देता है और बाहरी किसी इन्फेक्शन से भी बचा लेता है। तो ये जो टीएंस का सैनिटरी नैपकिन है वो आपको कितने बेनिफिट्स देता है? पहला तो किसी भी तरह के एलर्जी, इरिटेशन और या फिर जो यूटीआई वगैरह के इन्फेक्शन होने से बचाता है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, कोई भी आर्टिफिशियल एलिमेंट, कोई भी सिंथेटिक एलिमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरा, जो पीरियड्स की दूसरी समस्या है गीलेपन की समस्या, उस गीलेपन की समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाता है। तीसरा, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। चौथा, आपको दर्द से मुक्ति दिलाता है, एनर्जी देता है। पांचवा, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इस्तेमाल किए हुए पैड में भी अगर सिंथेटिक मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, आप उसको पेपर में रैप करके फेंके, कूड़ेदान में फेंके, ज़मीन में दबाएं, कहीं भी कुछ भी करें वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। टीएंस के सैनिटरी नैपकिन में ऐसा कुछ भी मटेरियल नहीं है जो डिजॉल्व ना हो मिट्टी में, तो इसलिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट क्वालिटी एक है, हर टीएंस के सैनिटरी नैपकिन के पैक में एक विजिनल इन्फेक्शन टेस्ट किट आता है। वो यूपीटी किट की तरह ही सिंपल है, उसमें एक बड है जिसमें कॉटन लगा हुआ है और एक तरफ एक चिप है। आपको आफ्टर पीरियड्स जो प्राइवेट पार्ट का जो फ्लूइड होता है उसको लगा करके उस चिप पे लगाना है, वो कलर चेंज होगा। कलर के हिसाब से उसमें इंडिकेशंस दिखाए गए हैं जिससे आपको आपके इन्फेक्शन लेवल का पता चलेगा, वो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो हर महिला अपना इन्फेक्शन हर महीने खुद ही चेक कर सकती है। आप अगर ऐसा कोई चिप किट खरीदने भी जाएंगे इन्फेक्शन टेस्ट की तो कम से कम 50-100 रुपये का आएगा, वो पैसा आपका बचता है। दूसरा, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इन्फेक्शन कुछ हो जाए चेक कराने के लिए, तो आपका टाइम भी कंज्यूम होता है, डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है, वो सब भी बचेगा। आप घर पे अपना इन्फेक्शन हर महीने की इन्फेक्शन तो नहीं है, वैसे तो टीएंस का सैनिटरी नैपकिन अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो अगर इन्फेक्शन पहले से था भी तो 1-2 महीने के बाद जीरो इन्फेक्शन पे आप आ जाएंगे, और अगर करते रहेंगे तो कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर भी कहा जाता है कि कोई भी बीमारी, खतरनाक से खतरनाक बीमारी, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, गैंग्रीन जैसी बीमारियां भी इन्फेक्शन के लेवल से शुरू होती हैं। अगर उसी लेवल पे पता चल जाए और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो 100, 150, 200 रुपये के एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएंगी, लेकिन बाद में वो बीमारी भारी बन जाती है। कई बार ऑर्गन काटना पड़ता है, कई बार जान बचानी मुश्किल हो जाती है, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा होता है। तो इन्फेक्शन को इनिशियल लेवल पे हर महीने, अगर हर महीने टेस्ट करेंगे आपने मार्च में टेस्ट किया इन्फेक्शन नहीं है, अप्रैल में टेस्ट किया इन्फेक्शन आया, मतलब मार्च से टेस्ट से लेकर के बीच में आया है, तो यानी आपको अभी इन्फेक्शन हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, तो आपको कोई भी खतरनाक बीमारी होने से बचाया जा सकता है। इसी पर्पज से टीएंस ने दुनिया का एकमात्र ये ब्रांड है जिसने अपने हर सैनिटरी नैपकिन के पैकेट में इन्फेक्शन टेस्ट किट भी दिया हुआ है। और ये सारी चीज़ों के बावजूद इस सैनिटरी नैपकिन का जो प्राइस है वो है 160 रुपये। 160 रुपये का जो नाइट यूज़ का पैकेट आता है उसमें आपको इन्फेक्शन टेस्ट किट के अलावा 8 पीस सैनिटरी नैपकिन होते हैं। यानी एक जो नॉर्मल पीरियड्स जिसके नॉर्मल फ्लो है उसको अगर एक पैकेट ही इस्तेमाल करना होगा एक महीने में, 4 दिन नॉर्मली पीरियड्स होता है, 1 पीस दिन में 1 पीस रात में, यानी एक दिन में 2 पीस, 4 दिन में 8 पीस, एक पैकेट काफ़ी है 160 रुपये का। तो अगर वो कोई भी दूसरा ब्रांड यूज़ करते हैं तो 30, 40, 50, 60 कितना भी सस्ता ब्रांड यूज़ करते हो तो 50-60 रुपये का पैड तो इस्तेमाल करते होंगे। अब आप सोचो कि आपका सैनिटरी नैपकिन अगर आप टीएंस का यूज़ करते हैं तो 100 रुपये का खर्चा आपका बढ़ता है। तो अगर कोई बोलेंगे कि हमें पैड जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है तो उसी रेशियो में उनका दूसरी कंपनी का भी खर्चा बढ़ता है। अगर आप मान लीजिए विस्पर का एक पैकेट इस्तेमाल करते हैं 80 रुपये का, टीएंस का 160 रुपये का, तो आपका 80 रुपये का खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको पैड जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं है, तो विस्पर का 2 पैकेट यूज़ करेंगे 160 रुपये का, तो टीएंस का 2 पैकेट यूज़ करेंगे 320 रुपये का, तो आपका 160 रुपये का खर्चा बढ़ा। तो उसी रेशियो में वो होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको जब ट्रैवल करना होता है, आप ट्रैवल बस में भी कर सकते हैं, सिटी बस में, लेकिन आप ऑटो चूज़ करते हैं, कैब चूज़ करते हैं, क्यों? कंफर्टेबली जर्नी करने के लिए। 2 घंटे के कंफर्टेबल जर्नी के लिए जहाँ का बस का किराया 10 रुपये होता है, कैब वाले को 200 रुपये देते हैं। क्यों देते हैं? आराम के लिए। ये तो 4 दिनों के आराम का सवाल है। क्या 4 दिनों के आराम के सवाल के लिए 100 रुपये 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना जायज़ नहीं है? अगर आप कहीं गोलगप्पे खाने जाओ ना, तो एक बार आप गोलगप्पे खाते हो उसमें भी 100-150 रुपये खर्च हो जाते हैं। आपके महीने के 4 मुश्किल दिनों को ये आरामदेह बना देता है। मार्क माई वर्ड्स, आरामदेह बना देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारा पीरियड्स चल रहा है। ये इतना कंफर्टेबल बना देता है आपको। कई लोगों ने ये तक क्लेम किया है, मेरे पास ऐसे कस्टमर से, जो कहते हैं कि ये ब्रांड तो मैं गन पॉइंट पे भी चेंज नहीं करूँगी, ये इतना अच्छा है।
तो इतना अच्छा प्रोडक्ट अगर आपके महीने के 4 मुश्किल दिनों को इतना कंफर्टेबल बना सकता है, आपको एनर्जी दे सकता है, आपको पता ही ना चले कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, इतना कंफर्ट देता है, तो क्या उसके लिए 100-150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना बहुत बड़ी बात है? जब आप 1-2 घंटे के कंफर्ट के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, तो आप सोच के देखिए। आप 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं, नॉन एयर कंडीशनड सिनेमा हॉल में जाइए, सस्ता टिकट होगा, एयर कंडीशन सिनेमा हॉल में जाइए, महंगा टिकट होगा। आप क्या चुनते हैं? आपको गर्मियों में कहीं पे होटल में ठहरना है, नॉन एसी रूम 500-700 का भी मिल जाता है, वही वैसा ही एयर कंडीशन रूम 500-700 ज़्यादा यानी 1500 रुपये का मिलता है, 1200 रुपये का मिलता है, 2000 रुपये का मिलता है। आप क्या चुनते हैं? अगर आप गर्मियों में पंखे में सोते हैं तो आपका एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 12 रुपये 15 रुपये। वहीं अगर आप गर्मियों में एसी में सोते हैं तो आपका एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 125 रुपये 150 रुपये। आप क्या चुनते हैं? आराम के लिए ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल के मामले में भी, सिनेमा के मामले, किसी भी मामले में एक दिन क्या अगर आप 100, 125, 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते तो महीने के 4 दिनों के आराम के लिए नहीं कर सकते? क्या ये महंगा है? मैं आपसे पूछता हूँ जिनको ये महंगा लगता है, क्या ये सच में महंगा है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत सस्ती डील है, बहुत सस्ती डील है। अगर 200 रुपये पर डे का आराम का खर्चा, तो 50 रुपीज़ पर डे में आपका दिन आरामदेह हो जाता है। ये तो मोमोज के एक प्लेट से भी सस्ता है। सोच के देखिएगा। ये सिर्फ हमारा सोच है जो हमें लगता है कि अरे ये तो वेस्ट ही तो होना है, इसको यूज़ करके डस्टबिन में ही तो फेंकना है, क्यों महंगे वाला लेना? महंगा ये इसलिए लगता है, 100-150 रुपये की चीज़ महंगी नहीं है। आज तो कोई लिपस्टिक या नेल पॉलिश भी 200-300 रुपये से कम की नहीं आती। तो महंगा ये इसलिए नहीं है कि आपके पास 150 रुपये नहीं है या आप खर्च नहीं करना चाहते। दिमाग में ये फितूर होता है कि अरे ये तो गंदगी को ही इस्तेमाल करना है और फेंक ही देना है, तो इसमें क्यों ज़्यादा पैसे लगाने? नहीं, ये आपकी जान बचाने वाली चीज़ है, कैंसर से बचाती है और हर महीना कंफर्टेबल रखती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से बचाती है, यूटीआई से बचाती है, तरह तरह के इन्फेक्शन से, कम 70 तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। पढ़े लिखे समझदार है, गूगल करके देखिए ना, हाउ सेफ इज़ माई सैनिटरी नैपकिन। एक बार गूगल करके देखिए, आपको समझ में आएगा। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, खुद भी इस्तेमाल कीजिए, इस चीज़ को समझिए। जिन लोगों ने इनका डेमो का वीडियो नहीं देखा है या इसका प्रेजेंटेशन PDF का देखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, मैं उनको भेज दूंगा। जिनको मेरा नंबर पता है वो ऑलरेडी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे, और इसका चेंज टाइम कितना है उस पर मत जाइए। मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया, टाइमिंग के लिए ये नहीं बनाएगा। ऑल्दो ये दुनिया के 99% ब्रांड से ज़्यादा चलता है, नॉर्मल पीरियड्स वालों को 12 घंटे तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मार्क माई वर्ड्स। लेकिन फिर भी अगर आपको 4 घंटे में भी चेंज करना पड़ रहा है तो दूसरे पैड भी जल्दी चेंज करने पड़ते होंगे, पैसा ही ज़्यादा खर्च होगा ना। जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है। कैंसर हो गया तो क्या करेंगे आप? या इचिंग की प्रॉब्लम ही, मान लो चलो कैंसर बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपको प्राइवेट पार्ट में इचिंग की ही प्रॉब्लम हो तो कितनी शर्मनाक लगता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। नॉर्मल यूटीआई इन्फेक्शन अगर हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर केवल बदबू आने की प्रॉब्लम हो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर केवल कैंसर ना हो, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मिसकैरेजेज हो जाए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत से लगभग 70 टाइप की बीमारियों को ये रोकता है। तो बात पैसे की नहीं है, पैसे की मत सोचिए। मुझे नहीं लगता कि 100-150 रुपये का अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट है कि आप में से कोई भी इस चीज़ को खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, सोचिएगा। कल बात करेंगे सोप और हेयर ऑयल के बारे में, और धीरे धीरे मैं इस तरह से एक प्रोडक्ट्स के बारे में आपको प्रैक्टिकलिटी बताना चाहूँगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सीखे कि आप जब किसी को ये बताते हैं, इसके बारे में प्रमोट करते हैं, तो केवल इसको ये 3 गुना ज़्यादा चलता है, ये सस्ता है, नहीं महंगा है। अच्छी चीज़ सस्ती होती नहीं, क्यों बोले हम सस्ता है? टीएनएस का कोई प्रोडक्ट सस्ता नहीं है। आप कस्टमर को ये समझाने की कोशिश मत कीजिए कि ये सस्ता है, ये 3 पैकेट के बराबर चलेगा। नो भैया, महंगा है। क्यों मिलनी चाहिए अच्छी चीज़ महंगे सस्ते में? कोई अगर अच्छा कपड़ा सिलती है तो क्या सस्ते में सिलती है? कोई अगर अच्छा ट्यूशन पढ़ाता है तो क्या सस्ते में पढ़ाता है? कोई अगर अच्छी क्वालिटी का दूध बेचता है तो क्या सस्ते में बेचता है? तो टीएनएस अगर अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है सस्ते में क्यों बेचे? दुनिया में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता, कोई भी अच्छी चीज़ सस्ती नहीं मिलती, कोई भी अच्छी चीज़ सस्ती नहीं मिलती, कोई भी अच्छी चीज़ सस्ती नहीं मिलती। मार्क माय वर्ड्स। तो ये मार्केट में मिलने वाले अदर ब्रांड से महंगा तो जरूर है। जो मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल ब्रांड्स हैं उनसे महंगा तो जरूर है, लेकिन इट्स वर्थ।
अगर हम सिर्फ इसके वर्थ, इसके यूटिलिटी के हिसाब से देखें कि ये कैंसर तक को रोक सकता है, उस हिसाब से देखें तो ये सस्ता क्या है, ये तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है ये। और इसके साथ साथ आप एक बहुत खूबसूरत बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक पैकेट सैनिटरी नैपकिन भी खरीद करके टीएन्स कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इससे बेहतर मौका क्या होगा। खास तौर पे जो लोग फीमेल से डीलिंग में जुड़े हुए हैं, जैसे जिन महिलाओं का ब्यूटी पार्लर है या जिनके पास किसी और तरह से महिलाओं के ग्रुप्स हैं, मैं उनसे ज़रूर अर्ज करूँगा, आप हो सकता है आप अपने बिजनेस में अच्छा कमा रहे हो, आपको किसी और एडिशनल बिजनेस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप सोचिए आपने 10 लोगों को भी इस पैड्स के बारे में बताया और उसकी वजह से किसी एक को भी आपने कैंसर होने से बचा लिया, तो क्या आपको पुण्य नहीं मिलेगा। उसकी वजह से कीजिए, खुद भी इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को भी बताइए, अपने परिवार में भी बताइए, फ्रेंड सर्कल में भी बताइए। और जो भी लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हों, अगर उनके पास महिलाओं का कोई ग्रुप है, अगर वो टीएन से नहीं जुड़े हुए हैं और उनके पास कोई महिला टीएन से जुड़े हुए हैं, तो आप खुद जा करके ग्रुप्स में प्रेजेंटेशन के कीजिए। लेकिन अगर आप टीएन से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी तरह का महिलाओं की गैदरिंग को आप इकट्ठा कर सकते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, सोसाइटीज़ में, तो आप मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कीजिए। मैं आकर के इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन महिलाओं के बीच में दिखाऊंगा, जागरूकता फैलाने के लिए। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि मैं आऊँगा जब दिखाने के लिए तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। मेरा काम है जागरूकता फैलाना, मैं वो करूँगा, बाकी डिसीजन आपके हाथ में छोड़ता हूँ। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड द होम। आइसोलेशन कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, घर के अंदर रहिए। सरकारी एजेंसी जो इंस्ट्रक्शन देती हैं उनको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। और ये टीएन्स इंडिया, ओपीसी, जिंक, टीसी, डेफिनेटली मैं धीरे धीरे एक एक दिन करके, मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे से बहुत ज़्यादा लंबा ये लाइव वीडियो हो, क्योंकि फिर कोई इसको देखना पसंद नहीं करेगा। तो मैं कल फिर वापस आऊँगा। कल के सेशन में मैं मैंने प्लान किया है, मैं सोप और हेयर ऑयल के बारे में बताऊँगा कि कैसे वो मार्केट में मिलने वाले दूसरे ब्रांड के सोप और हेयर ऑयल से अलग हैं और क्यों उसको सबको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से मैंने पर्सनल केयर और होम केयर पहले बताऊँगा, उसके बाद मैं सप्लीमेंट्स पे जाऊँगा, उसके बाद मैं इक्विपमेंट्स पे जाऊँगा। थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए।